हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लगभग 4 मिनट की देरी हो गई है हमको, सम टेक्निकल इशू वर देयर। तो आज हम सीधा स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि हम ST/ST अधिनियम पढ़ रहे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की हम बात कर रहे हैं और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। कल हमारी SC/ST एक्ट की आखिरी क्लास होगी। तो दोस्त, अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? तो अब तक हमने अध्याय 1 पूरा खत्म कर लिया है, जिसमें हमने धारा 1 और धारा 2 की बात की थी। धारा 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात की थी, जबकि धारा 2 में हमने डेफिनेशंस की बात की थी, परिभाषाओं की बात की थी। इसके बाद हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे और इसमें हमें धारा 3 से धारा 9 तक की कहानी पढ़नी है। सेक्शन 3 से सेक्शन 9 तक की पूरी कहानी पढ़नी है। और आप जानते हैं धारा 3 को कल हमने खत्म कर लिया था, जिसमें अत्याचार के अपराधों के लिए दंड की बात की गई थी। तो धारा 3 में आपको याद होगा हमने 3(1) पढ़ा और 3(2) पढ़ा। 3(1) में हमने 29 प्रकार के अपराधों की चर्चा की और उन सारे 29 प्रकार के अपराधों के लिए कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 साल की सजा होती है, प्लस आपको क्या लगता है, जुर्माना लगता है। जुर्माना डिपेंड करता है उस अपराध की प्रकृति पर। 3(2) में हमने 7 अलग अलग प्रकार की कंडीशंस की बात की और हमने देखा कि अलग अलग अपराध हैं। हालांकि 3(2)(1) सबसे महत्वपूर्ण धारा, क्योंकि इसमें मृत्यु दंड की बात की गई है, इसमें डेथ पेनाल्टी की बात की गई है। आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट टू टेल समथिंग कि कल एक गलती मुझसे हो गई थी, जिसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और मैंने कमेंट में भी उसको पिन करवा दिया था। कल एक्चुअली मुझसे 2 गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। एक करंट अफेयर की क्लास में गलती हुई है, जो शबा खान जी ने मुझे याद दिलाया था कि मैंने गलती से ये बोल दिया था कि पुरुष हॉकी विश्व कप नीदरलैंड जीता है, जबकि वो बेल्जियम जीता था और नीदरलैंड उसमें उपविजेता था। दूसरा जो कल मुझे बताया राठौड़ साहब ने मुझे याद दिलाया था, सुनील राठौड़ जी थे और विनय माधव जी, अगर मैं सही हूँ, दोनों को मैंने टैग भी किया है, अपने कमेंट पे पिन किया है कि आप दोनों ने मेरा लेक्चर इतने ध्यान से देखा। गलती यहाँ मैंने कर दी थी। धारा 3(2)(2) मिथ्या साक्ष्य देने पर कल मैंने आपको बताया था कि कम से कम 6 माह और यहां मैंने एक शब्द कर दिया था अधिकतम 7 वर्ष। ये मुझसे एक गलती हो गई थी। ये अभी देखिए, ये वाला पॉइंट अभी गलत लिखा हुआ है। यहां पर दोस्त ये था कि कम से कम 6 माह और 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा प्लस जुर्माना। तो ये अधिकतम नहीं था, बस ये एक गलती हो गई थी, मैक्सिमम नहीं है। यहां पर बस याद रखना कि यदि 3(2)(2) में कहा गया है कि यदि आप मिथ्या साक्ष्य देते हैं, मान लीजिए कि एक नॉन SC/ST के व्यक्ति ने किसी SC/ST के व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मिथ्या साक्ष्य दिया, फॉल्स एविडेंस दिया और उसे 7 वर्ष या ज़्यादा की सजा होती है, 7 ईयर या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट होता है, तो ऐसे नॉन SC/ST के व्यक्ति को कम से कम 6 माह और 7 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। अधिक शब्द था जिसको मैंने अधिकतम बता दिया था, तो दैट इज अ मिस्टेक, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू सुनील एंड थैंक यू मिस्टर विनय दैट आपने मुझे याद दिलाया। चलो, तो अब आगे चलते हैं और आज की बात करते हैं। और दोस्तों, हमें कहानी स्टार्ट करनी है धारा 4 से। थोड़ा सा आज हम सेकेंड लास्ट लेक्चर है, कल हम इसको पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि 1 वीक आई विल टेक और 1 वीक में हमारे लेक्चर पूरे खत्म हो जाएंगे। तो धारा 4 की हम बात करेंगे, जिसमें कहा गया है कि कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर द नेग्लेक्ट ऑफ द ड्यूटीज। देखो, यहां पर एक शब्द आ गया दोस्त, कर्तव्य की उपेक्षा। और यहां पर कर्तव्य की जो बात की जा रही है वो सरकारी अधिकारियों की बात की जा रही है, कर्मचारियों की बात की जा रही है। ये धारा बेसिकली इस बारे में बात करती है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या ऑफिसर जिसे ये काम दिया गया है वो अपना काम अच्छे से नहीं करता तो उसे कितनी सजा मिलेगी, बस इतनी सी बात करती है ये धारा। हमें यहां पर उसको ध्यान से देखना है। चलिए, 4(1) कहता है कि लोक सेवक द्वारा जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने पर, मान लीजिए, पर एक शर्त है कि लोक सेवक कैसा हो, SC/ST का ना हो। अब यहां पे ध्यान से सुने, तो इसमें कहा गया है कि मान लीजिए कि एक अधिकारी है जो नॉन SC/ST का है,
एक क्या है, अधिकारी है। अधिकारी नहीं, हम उसको 2 मिनट के लिए मान लेते हैं पुलिस है। एक पुलिस वाला है या पुलिसमैन है जो कौन है, नॉन SC ST का है। और इन पुलिस वाले के पास एक केस आया है जो किस एक्ट से रिलेटेड है, जो SC ST एक्ट से रिलेटेड है। ओके, ये वाला केस इनके पास आया है। अब ये पुलिस वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं, जो नॉन SC ST से आते हैं, ये लगातार केस को डिले कर रहे हैं, ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी लोक सेवक, और फिर से बता दूं दोस्त, लोक सेवक का अर्थ क्या है, तो आईपीसी 1860 की धारा 21, आईपीसी 1860 की धारा 21 से मतलब है लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट का जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करने पर कितनी सजा होगी, कम से कम 6 माह की सजा होगी और अधिकतम 1 साल की सजा होगी। यहां पे कंफ्यूज मत होना, यहां पर लोक सेवक जुर्म नहीं कर रहा, यहां पर लोक सेवक अत्याचार नहीं कर रहा, यहां पर लोक सेवक बस क्या कर रहा है कि प्रोसेस को डिले कर रहा है। ओके, तो प्रोसेस को डिले करने पर या अपने कर्तव्य का पालन अच्छे तरीके से ना करने पर उसे कम से कम 6 माह की सजा होगी और अधिकतम 1 साल की सजा होगी। बस शर्त क्या है कि लोक सेवक SC ST का ना हो। इंग्लिश में, whoever being a public servant but not being a member of scheduled caste or a scheduled tribe willfully neglects his duty required to be performed by him under this act shall be punishable, which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year। तो कम से कम 6 माह की सजा उसे मिलेगी, 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 1 ईयर का। ओके, यहाँ पर जुर्माने की बात नहीं की गई है, आप इसको पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, ये ओरिजिनल एक्ट से लिया गया है। चलिए अगली बात करते हैं। धारा 4 में कुछ और बातें भी की गई हैं। 4.2 में कहा गया है कि सूचनाकर्ता को सूचना पढ़कर सुनाना और हस्ताक्षर लेना। पुलिस का काम क्या होगा कि पुलिस को जिसने भी सूचना दी है तो उसको सूचना पढ़कर सुनाना है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पुलिस के पास गया, उसने कहा कि भैया फला जगह पर SC ST के सदस्य के खिलाफ फला अपराध हो रहा है, तो उसने पुलिस को आकर के सुनाया। तो पुलिस का ये कर्तव्य बनता है कि जितनी भी सूचना उसने दी है वो उसे लिखे, नोट डाउन करे और बाद में उसे पढ़कर सुनाए और फिर क्या ले, उसके हस्ताक्षर ले। ये बात कहाँ की गई है, 4.2 में की गई है। टू रीड आउट एन informant the information given orally before taking the signature। Remember, शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FIR आपको फाइल करना पड़ेगा। तो देखो यहां से सवाल बन जाएगा कि एक लोक सेवक को इस अधिनियम के तहत FIR दायर करना अनिवार्य है, ऐसा किस धारा में लिखा हुआ है? आंसर देंगे धारा 4.2 में ऐसा लिखा हुआ है, सूचना कर्ता को एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना, टू फर्निश अ कॉपी टू द इन्फॉर्मेंट। सीधी सी बात, एक कॉपी देना है आपको, जो भी आप सूचना लेकर के आओगे उसकी एक कॉपी देना है। 60 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट आपको दायर करना पड़ेगा। अब ये बात याद रखना, जैसे मान लीजिए कि केस रजिस्टर हुआ 1 तारीख को, ओके, आज केस रजिस्टर्ड हुआ, FIR आई, आज क्या आई, FIR आई। तो FIR के 60 दिनों के अंदर 60 डेज आपको अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, एक चार्जशीट बनाना है और उसे कोर्ट में देना है, और उसे कहाँ देना है, और उसे कोर्ट में जमा करना है। तो कितना टाइम मिलता है चार्जशीट दायर करने के लिए? 60 डेज का टाइम मिलता है, 60 दिनों का टाइम मिलता है। यहाँ से दोस्त एक और सवाल आ सकता है कि चार्जशीट दायर करने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 60 दिनों का समय दिया जाता है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी आपको तैयार करना है, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी तैयार करना है। अब क्या होता है, यहीं से प्रश्न निकल के आते हैं छोटे छोटे, कि
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख तैयार करने की बात किस धारा में है, 60 दिन की अवधि में चार्जशीट देने की बात किस धारा में है, सूचनाकर्ता को सूचना पढ़कर सुनाने और एफआईआर रजिस्टर करने की बात किस धारा में दी गई है। तो यहां से छोटे छोटे प्रश्न दोस्त निकल सकते हैं। यह भी निकल सकता है कि चार्जशीट दायर करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो प्लीज याद रखेंगे 60 दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद 4(3) में क्या कहा गया है, तो ऐसे कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर केवल संज्ञान विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। बेसिक सी बात यह है कि अगर कोई भी लोक सेवक ऐसा कोई भी कार्य करता है तो इस पर एक्शन कौन लेगा, इस पर एक्शन लेगा विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। इन दोनों के पास अधिकार है यहां पर संज्ञान लेने का, कॉग्निजेंस लेने का, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, उतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, पर यहां से सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। प्लीज इनको याद रखिएगा, आप लोग। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बिल्कुल सही कहा आपने शालिनी जी, SC/ST पर ये लागू नहीं होगा। थैंक यू सो मच भूपेन जी। ओके, धारा 5 की बात करते हैं। धारा 4 खत्म हो गई। धारा 4 में हमने क्या देखा दोस्त, एक बार रिवीजन करते हैं। धारा 4 में हमने 4-5 बातें देखी। धारा 4(1) में हमने ये देखा कि यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा करता है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ड्यूटी का पालन नहीं करता है, तो उसे कम से कम 6 माह की और अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है। फिर 4(2) में हमने बहुत सारी बातें देखी। 4(2) में हमने देखा कि सूचनाकर्ता जो भी आपको सूचना देता है उसे एफआईआर लिखने से पहले आपको सूचना पढ़कर सुनाना है। एफआईआर लिखना अनिवार्य है। 60 दिनों के भीतर आपको कोर्ट में चार्जशीट देना है और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी तैयार करना है। आपको सूचना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी तैयार करना है। और ये अधिकार किसके पास है कि लोक सेवक पर कोई एक्शन ले तो वो कॉग्निजेबल अधिकार होता है विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के पास। अब बात करते हैं दोस्त हम धारा 5 की, सेक्शन 5 की। धारा 5 की बात करते हैं, सेक्शन 5 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है पश्चातवर्ती दोष सिद्धि हेतु बाधित दंड, दोबारा अपराध, एनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट क्राइम। पश्चातवर्ती दोष इंग्लिश में बड़ा आसान है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। पश्चातवर्ती दोष का मतलब ही होता है, पश्चातवर्ती शब्द का मतलब होता है दोबारा, फिर से। तो धारा 5 का संबंध इस चीज से है कि मान लीजिए कि एक बार एक कोई व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है, उसे एक बार SC/ST अधिनियम के तहत क्या हो चुकी है, सजा हो चुकी है। क्या हो चुकी है, सजा हो चुकी है। लेकिन वही व्यक्ति ए दूसरी बार भी ये गुनाह करता है, मतलब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो फिर से SC/ST एक्ट पर उसके खिलाफ एक और केस रजिस्टर किया जाएगा। तो उसे सजा कितनी मिलेगी? अब याद रखना, कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जो अपराध के लिए उपबंधित हो, वो छोड़ो, यहां पर ध्यान दें आप लोग। देखो, मान लेते हैं दोस्त कि मान लेते हैं कि जो पहली बार अपराध किया गया था वो हम मान लेते हैं कि जो नॉन SC/ST का व्यक्ति था ए, उसने क्या किया था कि एक SC/ST वाले व्यक्ति को मान लेते हैं कि उसका आर्थिक बहिष्कार किया था। क्या किया था? आर्थिक बहिष्कार किया था। जल्दी से बता दो किस धारा में हमने आर्थिक बहिष्कार पढ़ा था, जल्दी से आंसर कर देना। आर्थिक बहिष्कार किया था। तो दोस्त हम जानते हैं कि धारा 3(1) के अनुसार अगर आर्थिक बहिष्कार किया जाता है तो कम से कम सजा कितनी होती है दोस्त? कम से कम जो सजा आपको मिलती है वो 6 माह की मिलती है और अधिक से अधिक आपको 5 साल की सजा मिलती है, प्लस आपको क्या लगाया जाता है? जुर्माना लगाया जाता है। तो ये पहली बार अपराध किया था उसने, पहली बार, पहली मोहब्बत, पहला अपराध। ओके, ऐसा कुछ समझ लीजिए। अब उसने क्या किया, वो इस आर्थिक बहिष्कार किया, फिर केस चला। केस चलने के बाद जो कोर्ट था, उसने 6 माह की सजा सुना दी।
अपराध छोटी प्रवृत्ति का था तो 6 माह की सजा सुना दी, क्योंकि कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 साल की सजा है। केस खत्म हो गया, 6 महीने हो गए, वो जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद इसी व्यक्ति ए ने, ये जो व्यक्ति है ए, इसी व्यक्ति ए ने फिर से नॉन एसटी के खिलाफ क्राइम किया, फिर से क्राइम किया। इस बार उसने सामाजिक बहिष्कार किया, सामाजिक बहिष्कार किया। क्लियर? और अब लेकिन अब उसे कम से कम 6 माह की सजा नहीं होगी, क्योंकि अब उसने लगातार दूसरी बार उसने पुनः अपराध किया है SC/ST कम्युनिटी के खिलाफ। तो अब उसे जो कम से कम सजा मिलेगी, अब जो उसे कम से कम सजा मिलेगी वो कितनी होगी? 1 साल की। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि उस अपराध के लिए कितनी है, मैक्सिमम डिपेंड करता है उस अपराध के लिए कितनी है। लेकिन दोस्त अब उसे एटलीस्ट मिनिमम जो उसका पनिशमेंट होगा वो कितना होगा? वो 1 साल का होगा, जबकि मिनिमम पहले कितना था? 6 माह का था। तो अब वो जो 29 अपराध है ना, जिनके लिए कम से कम पनिशमेंट 6 माह का हुआ करता था, अब अगर वो फिर से अपराध करेगा तो मिनिमम पनिशमेंट 1 साल का हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा। तो सवाल कुछ इस रूप में आता है। पहला सवाल आ जाएगा, पश्चातवर्ती दोषों के लिए किस धारा में जिक्र किया गया है? आंसर करेंगे धारा 5 में उसका जिक्र किया गया है। दूसरा सवाल पूछेगा कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत पश्चातवर्ती अपराध करता है तो मिनिमम सजा कितनी होगी? 6 माह की होगी। मैक्सिमम सजा कितनी होगी? डिपेंड करता है उसने कौन सा अपराध किया। ओके, आई होप इट्स क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखना। धारा 6 की बात करते हैं, धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में लिखा है कि भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना, यहां पर उपबंध शब्द मिस हो गया है, कतिपय उपबंधों का लागू होना, एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये धारा का नाम बस याद रखो, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और याद रखना सेक्शन 34, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 5A, सेक्शन 149 और अध्याय 23। ये जो आईपीसी के इतने सेक्शन हैं, ये एज इट इज सीधे के सीधे लागू होते हैं SC/ST एक्ट पर। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस आपको हेडिंग जरूर याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंध किस धारा में बताए गए हैं? तो धारा 6 में बताए गए हैं। बस इतनी बात दोस्त आपको याद रखना है। और याद रखना है 34, 3, 4, 5, 5A, 23 और 149 आईपीसी जो इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, उसका जो 34वां सेक्शन हो गया, 149 सेक्शन हो गया, अध्याय आपका 3, 4, 5, 5A और 29, ठीक है, सॉरी 23, ये सीधे के सीधे लागू हो जाएंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट धारा नहीं है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगली बात करते हैं धारा 7 की। सेक्शन 7 में कहा गया है कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक ही सवाल आएगा, वो सवाल बहुत ध्यान से आपको सुनना है। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्टेन पर्सन। अब इसमें याद रखना कि यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है और वहां विशेष न्यायालय दंड के अतिरिक्त दोष सिद्धि पर संपत्ति का संपहरण का आदेश भी दे सकता है। Where a person has been convicted of any offence punishable under this chapter, the special court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the person which has been used for the commission of that offence shall stand forfeit to the government। अब यहाँ पे बात सुनो, ये सारी चीजें 2 मिनट के लिए भूल जाओ, सवाल आसान भाषा में समझना। देखो, धारा 7 जो पहली बात करती है 7(1) में, वो सिंपल सी बात कहती है कि विशेष न्यायालय क्या कर सकता है? तो विशेष न्यायालय संपत्ति के संपहरण का आदेश दे सकता है। संपहरण का मतलब सिंपल सा होता है, कुर्क कर सकता है, उसको ले सकता है। कुर्क नहीं मतलब उसको ले सकता है, फाइन के रूप में एक संपत्ति को ले सकता है। सवाल सुनो, सवाल बड़ा सिंपल आना है, इतना कॉम्प्लेक्स सवाल आना नहीं है।
पहला सवाल आएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की किस धारा में संपत्ति के संपहरण, और याद रखना जो 7वें का 7(2) है ना, 7(2), इसमें संपत्ति के कुर्क होने की बात करी गई है। कुर्क और संपहरण में अंतर यह होता है कि कुर्क में बेसिकली आप उसको रख लेते हैं, उसको मूव नहीं कर सकते। याद रखना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, अगर मैंने इसको कुर्क किया है तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इसका यूज नहीं कर सकता। ये मेरे पास रखी रहेगी प्रॉपर्टी, लेकिन मैं इसका यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने संपहरण कर लिया है तो अब मेरे पास इसका मालिकाना हक है, और अब जो मैं चाहूं वो इस प्रॉपर्टी के साथ कर सकता हूं। ये वर्ड होता है फॉरफिट, वर्ड का मतलब ये होता है, याद रखना इंग्लिश में इस चीज को प्लीज। तो सिंपल सा सवाल आएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की किस धारा में संपत्ति के संपहरण की बात करी गई है। आंसर कर देना धारा 7। और दूसरा प्रश्न आएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत संपत्ति को कुर्क करने या संपत्ति के संपहरण का निर्णय कौन देता है, आदेश कौन देता है। प्लीज याद रखना, विशेष न्यायालय देता है, स्पेशल कोर्ट देता है। ये आपको याद रखना है, विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट ये ऑर्डर देता है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, विद अ पर्सन ऑफेंडेड, स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। तो सवाल 2 आ जाएंगे, किस धारा में संपत्ति के संपहरण या कुर्क होने की बात है। धारा 7 में है। धारा 7 एक संपहरण से जुड़ा हुआ है, 7(2) में कुर्क होने की बात है। पर सवाल फिर से मैं पूछ रहा हूं, वही आएगा कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कौन सा निकाय संपत्ति के संपहरण को आदेश देता है। तो आंसर रखेंगे स्पेशल कोर्ट। चलिए अब आगे चलते हैं, धारा 8 की बात करते हैं दोस्त। धारा 8 में लिखा गया है अपराधों के बारे में उपधारणा, अजम्पशन, प्रिजम्पशन एज टू ऑफेंसेस। अपराधों के बारे में कुछ उपधारणा है, उसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस याद रखना है कि अपराधों की उपधारणा किस धारा में है, धारा 8 में है। इसमें कुछ अलग अलग चीज़ों को अपराध माना जाएगा, उपधारणा से संबंधित है, वो उतना परेशान होने वाली धारा नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। धारा 9, धारा 9 में कहा गया है शक्तियों का प्रदान किया जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और लैंग्वेज पढ़ो उससे पहले आप परेशान हो, बस इतनी बात याद रखना कि शक्तियों को प्रदान करने का दायित्व किसे दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है। किसे दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है। उसके बाद आपको लैंग्वेज भी पढ़ के समझाते हैं और सवाल भी निकालते हैं दोस्त। ओके, राज्य सरकार द्वारा किसी अधिकारी को जांच हेतु, राज्य सरकार, ये शब्द बिल्कुल पी लो यार, ये शब्द पी जाओ बिल्कुल। राज्य सरकार द्वारा किसी अपराधी को जांच हेतु विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स, स्टेट गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट, द स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स स्पेशल पावर्स टू एनी ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। प्लीज रिमेंबर, इस धारा को याद रखना है। एक ही सवाल आएगा कि किस धारा में शक्तियों के प्रदान करने की बात की गई है, 9। पर यह सवाल नहीं, मेन सवाल जो आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत वह कौन सा निकाय है जो शक्तियों को प्रदान करता है, जो पावर का कन्फर्मेंट करता है। रिमेंबर, राज्य सरकार ऐसा करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है। अब दोस्त ये बताओ, एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमने आज धारा 4 पढ़ी, और धारा 4 में हमने क्या बातें पढ़ी, तो धारा 4 में हमने पढ़ा कि यदि किसी लोक सेवक के द्वारा क्या किया जाता है, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की जाती है, निगलेक्ट की जाती है अपनी ड्यूटीज को, तो उससे कम से कम 6 माह की और अधिकतम 1 साल की सजा होगी। 4(2) में हमने ये पढ़ा कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट आपको दायर करना है, FIR लिखना अनिवार्य है, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रदान करना अनिवार्य है, सूचनाकर्ता को सूचना पढ़कर सुनाना भी अनिवार्य है। फिर हम 5वीं धारा पर गए, तो 5वीं धारा में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी। 5वीं धारा में हमने डिस्कस किया कि पश्चातवर्ती यहां पे निकालते भी जाऊंगा मैं साथ में, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि हेतु दोबारा दंड मिलना। सिंपल सी बात है, अगर नॉन SC ST के मेंबर के द्वारा किसी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के विरुद्ध दूसरी बार अपराध किया जाएगा, सेकेंड टाइम अगर उसके द्वारा अपराध किया जाएगा, तो उसे
कम से कम अब 1 साल की सजा होगी। ये अगली बात थी। 6वीं धारा में हमने देखा भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना, आईपीसी 1860 की धारा 34 और धारा 34 और 129, धारा 34 था और 149, सॉरी, धारा 34 और 149 के अलावा अध्याय 3, 4, 5, 5A और अध्याय 23 इस पर लागू होता है। पर यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वीं धारा पे हमने क्या बात की दोस्त, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संपहरण। इसमें बस एक बात याद रखना कि जो प्रॉपर्टी के फॉर्ट का राइट है, जो इसको संपहरण या कुर्क करने का राइट है, ये किसके पास है? ये विशेष न्यायालय के पास है। विशेष न्यायालय निर्धारित करेगा कि संपत्ति को कुर्क करना है या नहीं करना है। देन आफ्टर इट धारा 8 में हमने अपराधों के बारे में उपधारणा देखी और धारा 9 में हमने शक्तियों का प्रदान किया जाना देखा। और इसी के साथ दोस्त अध्याय 3 की समाप्ति होती है। 2 अध्याय बचे हैं जो हम कल कवर करेंगे और कल हमारी SC ST अधिनियम की आखिरी क्लास होगी और कल हमारा ये एक्ट खत्म हो जाएगा। अगेन पहली बात तो मैं थोड़ा सा एक मिनट डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि कुछ गलती जो मैंने कल की थी, तो एक तरीका मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से आप लोगों ने बताया कि सर वो गलत हो गया था। आई एम अ ह्यूमन, तो एरर हो जाती है, बहुत कम होती हैं पर एरर हो जाती हैं। सो थैंक यू सो मच कि आपने कोऑपरेट किया और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इन्फॉर्म किया। सो ये चीज़ प्लीज़ बना के रखिए, क्योंकि जब भी यूट्यूब पे मैं नहीं, बहुत सारे कोई भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो कई बार गलतियां हो जाती हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा सा भी आप दिखाएं कि यार गलती अगर हो गई है तो अच्छे से आप बोलें, कि जैसा कल आप लोगों ने किया। सो आई वेरी थैंक्सफुल टू यू गाइस कि अच्छे तरीके से आपने उस चीज़ को लिया। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर मेरा कोड है SG Live, वो आप यूज़ करें। जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम वहाँ पर प्रोग्राम लेना है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पर 1 दिसंबर से मेरी क्लासेस हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, ये सब तो ठीक है, कोड वोड आपको लगे तो करना, नहीं करे तो मत करना, वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं। एक बस इंपॉर्टेंट बात आप सुनो कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल क्लास का सेगमेंट होता है और स्पेशल जो क्लास होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो मैं वहाँ पर ना कुछ स्पेशल क्लास भी लेने वाला हूँ, वहाँ पे मैं कुछ स्पेशल क्लास भी लेने वाला हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो वहाँ पर आप आ जाओ। और 1 तारीख से मैं एक पेड कोर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस पर, और वहाँ पर आप मेरा कोड SG Live यूज़ कर सकते हैं। पर एटलीस्ट आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तो आपको स्पेशल क्लास सारी की सारी मिल जाएंगी। उसमें आप शुभम गुप्ता सर्च कीजिएगा तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स देख लेता हूँ। अच्छा हाँ गुरुजी, इसमें जो आपने पूछा है कि अगर 2 से ज़्यादा बार जुर्म करता है तब भी कम से कम 1 साल की सज़ा रहेगी, लेकिन जो सिविल प्रोटेक्शन राइट है उसमें ये चेंज होता है, उसमें 2 और 3 के लिए अलग अलग दिया गया है। थैंक यू सो मच पूनम जी, कीर्ति जी थैंक यू। हाँ कीर्ति जी, हम MCQ भी करवाएंगे, टेलीग्राम आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, हम MCQ भी करवाएंगे। हाँ सर सिसोदिया जी, कल हम ये खत्म करा देंगे 100%। ओके मैं देखता हूँ इसको, थैंक यू सिसोदिया जी, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों का कंसर्न, हम कल इसे खत्म करा देंगे और आप लोगों ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड। तो कल आप लोगों से वापस से मुलाकात होगी। और नेहा जी, हम जैसे ही हमारा वो करंट अफेयर्स खत्म करेंगे, MP का करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर देंगे। योगी जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था कल, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द क्लास। हाँ MCQ भी करवाएंगे कीर्ति जी, हम बिल्कुल MCQ करवाएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और वापस से आपसे 11:45 पर मुलाकात होगी। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत मेहनत करें और भगवान आपको हमेशा हमेशा खुश रहे। ठीक है, टेक केयर गाइस।